सासाराम के संग्राम की। सासाराम की जंग इस बार क्यों खास है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और कौन बाजी मार सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास क्या रहा है इस सीट का और इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं। रंजन जी, अगर सासाराम को आप स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है? सासाराम विधानसभा की सीट इस बार कितनी दिलचस्प है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इस सीट को लेकर? यह सासाराम की सीट इस बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा यहाँ आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए भी चर्चा में है कि यहाँ आरजेडी ने अपने विनिंग एमएलए का जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया था और उनकी जगह सत्येंद्र शाह को टिकट दिया और सत्येंद्र शाह का नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी भी हुई थी एक पुराने मामले में, तो इसलिए भी सासाराम की सीट जो है वो चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है कि 2015 में यहाँ से विधायक थे अशोक कुमार कुशवाहा, तब वो आरजेडी से जीते थे। 2020 का चुनाव वो जेडीयू से लड़े और हार गए और अब वो 2025 का चुनाव हाथी पर सवार होकर लड़ रहे हैं, तो वो बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते दिखेंगे। और जन स्वराज पार्टी ने यहाँ से विनय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और आम आदमी पार्टी से अरमान अहमद खान जो हैं वो उम्मीदवार हैं। सासाराम की अगर बात कीजिए तो आपको दिखेगा कि 1980 से 2015 तक यहाँ सिर्फ कुशवाहा ही जीतते रहे। यहाँ तक कि अगर आप 1990 से देखिएगा तो पहले और दूसरे स्थान पर कुशवाहा जाति के ही उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन 2020 में आरजेडी ने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से वैश्य कैंडिडेट जो है वो दिया कुशवाहा के खिलाफ। राजेश कुमार गुप्ता यहाँ से लालटेन का चुनावी निशान लेकर उतरे चुनावी मैदान में और उन्होंने जो है चौंका दिया और 46.5% वोट लाए और 26,423 वोटों से अशोक कुशवाहा को शिकस्त दी। हालांकि तब एलजेपी के टिकट पर रामेश्वर चौरसिया लड़ गए थे और उनको भी 12% वोट आए थे, लेकिन अगर आप उस वोट को भी जेडीयू के वोट में जोड़ दीजिए तब भी जो है राजेश गुप्ता को लीड थी। तो इसीलिए इस बार जो है ये पहले से ही तय था कि आरजेडी कोई वैश्य कैंडिडेट ही उतारेगा और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। सत्येंद्र शाह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है और ये सीट जो है एनडीए में महागठबंधन में ये सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को गई। यहाँ से उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, अगर पिछले बार के समीकरण को देखिए तो आपको लगता है कि आरजेडी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे उनका समीकरण मजबूत हुआ है, क्योंकि जो उनका समीकरण था जब उसमें वैश्य वोटर्स इंक्लूड हो रहे हैं तो वो उस समीकरण को और भी स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं। लेकिन जब आप इस बार 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपको दिखेगा कि सासाराम लोकसभा में जीत तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार को हुई, लेकिन सासाराम विधानसभा में यहां से बीजेपी के शिवेश कुमार जो है 7,000 वोटों से लीड करने में कामयाब रहे और उनको 49.5% वोट आए। तो इस उम्मीद पर कि यही चीज़ है उसे देखते हुए जो है ये सीट पर एनडीए अपना जोर लगा रहा है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात कीजिए तो यहाँ पर कुशवाहा जो हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। यहाँ पर राजपूत वोटर्स भी जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ से जो जन स्वराज है उसने विनय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और चूंकि राजपूत वोटर्स यहाँ पर अधिक हैं इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सभा यहाँ पर कराई गई है एनडीए की तरफ से। वो स्नेहलता कुशवाहा के लिए वोट मांगने आए। इसके बाद पवन सिंह भी सासाराम पहुँचे और वहाँ पर एक रोड शो उन्होंने किया। तो इस जरिए जो है राजपूत वोटों को आकर्षित करने की कोशिश जो है वो हो रही है आरएलएम के द्वारा। हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें
तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। 17.5% जो है वो उनकी मत प्रतिशत है। मुस्लिम 15.2% हैं, यादव 7 से 8% हैं, तो एमवाई जो है वो 22 से 23% है। राजपूत 7 से 8%, ब्राह्मण 5.5 से 6%, और यहाँ पर चूंकि कायस्थ वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो ये जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनका आंकड़ा जो है वो 15 से 17% के आसपास पहुंच जाता है। कुशवाहा यहाँ पर 18 से 20% हैं, कुर्मी भी 2-3% हैं, तो लवकुश के वोट 21 से 23% हैं, और वैश्य जो हैं वो 9 से 10% हैं। तो ऐसे अगर आप देखिए तो जो जातियां परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करती हैं वो 43-44% दिखती हैं, लेकिन चूंकि वैश्य कैंडिडेट आरजेडी से होता है तो यहाँ वैश्य वोट में जो है बड़ी सेंधमारी हो जाती है। इसके अलावा चूंकि कुशवाहा कैंडिडेट्स कई होते हैं, इस बार ही देख लीजिए स्नेहलता कुशवाहा हैं तो अशोक कुशवाहा भी हैं, तो कुशवाहा वोटरों में वहाँ पर जो है बंटवारा हो जाता है, तो उसका जो है एक नुकसान आपको उठाना पड़ता है एनडीए को, जो कि पिछली बार उठाना पड़ा है। और देखिए लोकसभा के चुनाव में ये चीज़ नहीं थी, कुशवाहा वोट जो है एक मुश्त एक तरफ गए थे। तो अब इस बार जो है स्थिति बहुत दिलचस्प बन गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह वहां से निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में उतर गए थे, लेकिन इस बार पवन सिंह खुद उपेंद्र कुशवाहा से मिले और अब जो है उनकी पत्नी के लिए रोड शो करने वो सासाराम भी आए, तो लगता है कि वो खाई पट गई है। और जो अब जो है यहाँ पर कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जो है वो एक दिखाई देने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। तो अब देखना है सासाराम में क्या परिणाम आता है, क्योंकि इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है जिस तरह से वोटों का बंटवारा होगा। स्नेहलता कुशवाहा, अशोक कुशवाहा में कुशवाहा वोटर्स किसके पास ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अशोक कुशवाहा बीएसपी पे हैं तो उनको कुछ अनुसूचित जाति के वोट भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी का भी एक बेस रहा है। इसी तरह से विनय कुमार सिंह कितना नुकसान करते हैं यहाँ पर आरएलएम का, ये भी देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितना डेंट लगता है विनय कुमार सिंह के द्वारा। और अगर इतना कुछ डेंट लगेगा तो फिर जितना इधर डेंट लगता जाएगा सत्येंद्र शाह की स्थिति उतनी मजबूत होते चली जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सासाराम में एक रोचक मुकाबला है, और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं तो वहां पर किस तरह से वो चीज़ों को और जो बूथ मैनेजमेंट है उसको मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है सासाराम का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। तो ये सासाराम की जंग है और बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। अब किसकी प्रतिष्ठा बचती है, जनता किसे चुनती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।